Hello students, so we are discussing in civics next chapter, that is the federalism, and in previous lecture we have discussed so many things. So today let me try to understand the center state relation. इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में किस तरह से फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेप्स लिए गए थे. तो उसमें हमने देखा था कि लैंग्वेज स्टेट्स को बनाना और लैंग्वेज पॉलिसी के थ्रू इंडिया में फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया गया था. नेक्स्ट चीज़ है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप. सो restructuring the center-state relations in one more way in which federalism has been strengthened in practice. सेंटर-स्टेट रिलेशंस को बढ़ावा देना, उनको रिकॉन्स्ट्रक्ट करना एक ऐसा तरीका होता है जो फेडरलिज्म को ताकत देता है, उसे बढ़ावा देता है. In 1990, there was the rise of regional political parties in many states of country. This was also the beginning of the area of coalition government at the center. कि पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि आपके जितने भी स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का उभरना भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया. साथ ही साथ कॉलिजन गवर्नमेंट्स को भी हम देख सकते हैं, जिसे हम गठबंधन की सरकार भी कहते हैं. तो आई होप गठबंधन की सरकार या कॉलिजन गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा. नहीं आ रहा तो लेट वी डिस्कस अबाउट इट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉलिजन गवर्नमेंट. जस्ट कभी कभी ऐसा होता है कि हम इलेक्शंस में जो डिफाइन की हुई वोट्स अगर किसी एक पार्टी को नहीं मिलते हैं, अगर वह कुछ सीट से पीछे रह जाती है, तो ऐसे में वह किसी अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने ग्रुप में शामिल करके उसको ज्वाइन करके अपनी उस जो सीट से उसको कवर करके उस रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करती है और फिर एक गवर्नमेंट को फॉर्म करती है. दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉलिजन गवर्नमेंट. इंडिया में बहुत बार ऐसा हुआ है जब हमारी गठबंधन की सरकार या कॉलिजन गवर्नमेंट्स देखने को मिली हैं, लेकिन इसका बहुत ही बैड इफ़ेक्ट भी दिखता है, क्योंकि इनमें हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ यही चाहती हैं अपने आप को बढ़ावा देना, उनका जो मकसद है उनको आगे देखना. तो ऐसे में होता क्या है कि अगर किसी पार्टी को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है और किसी लालच की वजह से वह क्या करती है कि वह अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, तो ऐसे में जो करेंट गवर्नमेंट है उसको हटना पड़ता है और दोबारा से री इलेक्शंस भी कराने पड़ जाते हैं. तो इस तरह की कंडीशन भी आज की आपके इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिली है बहुत बार. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had led to enter into an alliance with many parties. So I have discussed about it कि जब लोकसभा में मेजॉरिटी किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिल पाती है, क्लियर नहीं हो पाती है वह मेजॉरिटी, तो अपनी उस मेजॉरिटी को कंप्लीट करने के लिए वह अदर पार्टीज से अलायंस होती हैं, जुड़ती हैं और अपनी गवर्नमेंट्स बनाती हैं. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government. और इस तरह से ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, यह कहीं ना कहीं एक नए तरीके के पावर शेयरिंग के कल्चर को सामने लाता है और यह स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑटोनॉमी को भी आगे बढ़ाने में मदद करता है, उनके रिस्पेक्ट में भी काफ़ी बढ़ोतरी करता है. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the Constitution came into force. कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, जब हमारे देश में अप्लाई किया गया, तो उससे कहीं ज़्यादा आज की डेट में फेडरल पावर शेयरिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुई है, इफ़ेक्टिव हुई है, क्योंकि इसने नए नए कॉन्सेप्ट को भी हमारे सामने लाकर रख दिया है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इंडिया में यूनाइटेड हो रही हैं लोग, एक यूनिटी बेस में वर्क हो रहा है. लेकिन कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जहां पर हम इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन को भी देख सकते हैं. सो लेट मी डिस्कस इट.
We noted above the federal government has two or more tiers of government, but a vast country like India cannot be run only through these two tiers. कि इंडिया में हमारी दो या दो से अधिक लेवल्स भी गवर्नमेंट्स बनाए जा सकती हैं, और इंडिया जैसी कंट्री में, एक वास्ट कंट्री में, डाइवर्स कंट्री में टू टायर्स हमारे लिए एनफ नहीं होते हैं. सो यहाँ पर हमारी थर्ड गवर्नमेंट को सामने लाया गया था, दैट इज़ नोन एज द लोकल गवर्नमेंट. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वह तीन अलग अलग लेवल्स पे बटी हुई है. उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं. When power is taken away from central and state government, it is called decentralization. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का वास्तविक मतलब क्या है. कि जब हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से किसी पावर को अलग कर दें तो वह कंडीशन हमारी डिसेंट्रलाइजेशन होगी. जैसे हमारा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सपोज़ इंडिया है, इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बनी और उसको फुल पावर दे दिया गया. फिर बाद में क्या हुआ कि इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया, स्टेट्स बना दिए गए, और कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने उठा करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लेवल पे डाल दिया. तो ऐसे में क्या होगा कि उसके पावर में क्या हो रही है, कट ऑफ हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर कम हो रहा है. फिर आपने देखा स्टेट गवर्नमेंट्स भी हमारी बहुत नहीं प्रॉपर कर पा रही हैं, हमें एक और लेवल ज़रूरत महसूस की, तो वहाँ पे हमारा लोकल गवर्नमेंट्स फॉर्म हुआ. और उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपके स्टेट लेवल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करके हमारी लोकल गवर्नमेंट्स को दे दी गई. तो इस तरह से जो पावर का जो डिवीज़न हो रहा है, यानी एक लेवल का पावर को हटाकर किसी दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र कर देना, दूसरे का हटाकर तीसरे लेवल पे कर देना, दैट इज़ नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन. As a local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. कि जब हम लोकल लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारा पार्टिसिपेशन होता है कि हम अपनी पावर मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग में हमारा खुद डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट हम करते हैं. A major step toward decentralization was taken in 1992. The rural local government is popularly known by the name पंचायती राज. 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन में पहला बहुत बड़ा कदम उठाया गया पंचायती राज को एस्टैब्लिश करके. तो जो लोकल गवर्नमेंट्स बनाई गई थी उसे पंचायती राज का नाम दिया गया था. This is a council consisting of several ward members, often called पंच and a प्रेसिडेंट और सरपंच. यह एक ऐसी काउंसिल है जिसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं जिन्हें पंच या प्रेसिडेंट कहा जाता है या उन्हें सरपंच के नाम से जाना जाता है. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. और इनका जब चुनाव होता है तो इनमें हर एक एडल्ट पॉपुलेशन जो उस गांव में या उस वार्ड में होता है वह इलेक्ट करता है. सो यहाँ पे पूरे एक विलेज के लिए अगर हमको डिसीजन मेकिंग करनी है तो यहाँ पर हमारा खुद का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली उस डिसीजन मेकिंग से जुड़े होते हैं. All the पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद. कि पंचायत समिति या मंडल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलकर के एक जिला परिषद को बनाते हैं, और ये लोकल गवर्नमेंट्स हमको कहाँ मिलेगी, अर्बन एरिया में मिलती है. ये तो हमारी ये जो हमने देखा कि आपके पंचायती राज जो देखने को मिल रहा है ये हमको रूरल एरिया में, इसमें गांव में देखने को मिलता है. इसके अलावा हमें अर्बन एरिया में भी हमको लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स देखने को मिलती है. द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया एज वेल. बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड विद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. कि हमारी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनको कहा जाता है. जैसे गांव में पंचायती राज कहा जाता है,
वैसे ही वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से उन्हें जाना जाता है। This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world। और इस तरह की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में भी या जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस की जा सकती है कि लोकल गवर्नमेंट्स को भी स्टेट लेवल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके उनको अच्छे से प्रॉपर वे में चलाया जा सकता है। सो दीज आर द डिस्कशन अबाउट द फेडरलिज्म इन इंडिया। थैंक्स टू ऑल।